आयुलिंग पिरामिड है। आयु का मतलब होता है उम्र, और लिंग अनुपात या लिंग का मतलब होता है स्त्री और पुरुष का। पिरामिड का मतलब होता है आकृति होती है जिसका आधार चौड़ा होता है और ऊपर से क्या होती है, शंकुआकार आकृति में होती है, जैसे त्रिभुजाकार आकृति में होती है। एक विशेष प्रकार की आकृति होती है जिसके द्वारा जनसंख्या में आयु और लिंग संरचना का जो अनुपात होता है ना, उसको व्यक्त करने के लिए विशेष प्रकार के रेखा चित्र का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और जैसे मान लो ऐसी संरचना का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। और ये ऐसी जो संरचना होती है वो पिरामिड जैसी दिखाई देती है। एक विशेष प्रकार का रेखाओं के माध्यम से जो चित्र बनाया जाता है उसकी आकृति हमें पिरामिड जैसे दिखाई देती है, जिस पर आयु को और पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात है उसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। हमेशा इसके जो बाईं तरफ वाला भाग है, ये बाईं तरफ वाला जो भाग है, इधर किसको प्रदर्शित किया जाएगा, पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। और इधर किसको प्रदर्शित किया जाएगा, स्त्रियों को क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। ये एक विशेष प्रकार की जो आकृति है उसको क्या कहा जाता है, वायुलिंग पिरामिड के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। भाई जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं, उनको विभिन्न आरेखों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। यह आरेख का एक प्रकार होता है जिसके द्वारा जनसंख्या है, जनसंख्या संरचना है ना, लिंगानुपात है, साक्षरता का जो अनुपात है वो क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो इसी में इसकी परिभाषा है, आयु का मतलब उम्र होता है, लिंग का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है, पिरामिड का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र आकृति होती है ना, जो पिरामिड जैसी दिखाई देती है ना, वही क्या कहलाता है, वायुलिंग पिरामिड कहलाता है, जिसमें बाईं तरफ पुरुषों की संख्या को व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है, और दाईं तरफ हमेशा किसकी संख्या को दर्शाया जाता है, स्त्रियों की संख्या को दर्शाया जाता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड, या इसको वृद्धिमान जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है, या इसको विस्तृत जनसंख्या पिरामिड भी कहलाता है, या विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड भी कहलाता है। उसके बाद में स्थिर जनसंख्या पिरामिड है, और उसके बाद में कम विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड है, या ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम विश्व की जो जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या को आयु और लिंग के अनुपात को यदि व्यक्त करें तो 3 प्रकार के पिरामिडों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये 3 प्रकार के क्या बनेंगे भाई, पिरामिड बनेंगे। उसमें पहला, उसके बाद में देखो वायुलिंग पिरामिड का पहला प्रकार है विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित का मतलब क्या होता है, फैलना होता है, अधिक फैलती हुई जनसंख्या का पिरामिड। अर्थात ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड उन देशों की आयु और लिंग संरचना की जनसंख्या को प्रदर्शित करेगा जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इस पिरामिड का जो आधार होता है, नीचे वाला जो भाग होता है वो तो क्या होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर वाला जो भाग होता है, ये ऊपर वाला जो भाग होगा, यदि हम इसको दर्शाएंगे इधर, तो ये ऊपर वाला भाग एकदम क्या होता जाएगा, संकीर्ण होता जाएगा। इधर से तो क्या होता जाएगा भाई, ये तो यहाँ से तो क्या होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा, ऊपर से क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे जो देश हैं, है ना, वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। यानी जन्म दर भी क्या है, अधिक है, और मृत्यु दर भी क्या है, अधिक है। इसलिए ये नीचे से हमेशा क्या होगा भाई, चौड़ा होगा। लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण, निश्चित खाद्यान्नों की आपूर्ति के कारण, है ना, महामारी, युद्ध, शांति की व्यवस्था आदि कारणों के कारण
मृत्युदर पर क्या किया जाता है, काबू पाया जाता है। जब मृत्युदर पे काबू होगा तो जन्म दर क्या होगी, अधिक होगी। तो ये ऊपर से कैसा बनेगा, शिखर वाला जो भाग है, सिर वाला जो भाग है, वहां से क्या बनेगा, पतला बनेगा, क्योंकि पहले दोनों ही क्या पाई जाती है, ऊंची पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ऊपर से पतला होता जाएगा, संकीर्ण होता जाएगा। और इसका यदि हम प्रारूप देखें, इसका प्रतिरूप देखें, इस पिरामिड को देखें, तो ये हमें किसकी आकृति में दिखाई देगा, त्रिभुजाकार आकृति में हमें ये क्या होता है, प्रतीत होता है, दिखाई देता है। ऐसे पिरामिड यदि हम बनाना चाहेंगे, यदि वायुलिंग संरचना का अध्ययन करें और उसका एक विशेष पिरामिड रेखा चित्र बनाना चाहें, तो बांग्लादेश है, भारत है और पाकिस्तान है, ये जो देश है ना, मेक्सिको है, नाइजीरिया है ना, इनके जो पिरामिड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस आकार में बनते हैं, जिनका आधार चौड़ा होता है और ऊपर से शिखर लगातार क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ये किसका द्योतक होता है, ये जनसंख्या में जन्म दर और वर्धित जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती है, ऊंची पाई जाती है। इसको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। उसके बाद में देखो स्थिर जनसंख्या का पिरामिड है। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड यानी जनसंख्या की संरचना का ऐसा एक पिरामिड रेखा चित्र बनेगा जिसमें जनसंख्या वृद्धि क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, न बढ़ेगी न घटेगी, है ना, समान रहेगी। तो देखो इसका जो आकार होता है, नीचे से जो आकार होगा, आधार होगा, वो कैसा होता है, गंठीनुमा होता है। कैसा होता है, गंठीनुमा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मध्यम से क्या होता है, चौड़ा होता है। उसके बाद में शीर्ष जो भाग है वो कैसा होता है, सूंड जैसी आकृति के समान होता है। ठीक है, और इसमें जनसंख्या वो क्या पाई जाती है, स्थिर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती है, समान पाई जाती है। जैसे हम यदि उदाहरण देना चाहें तो किस देश का ऐसा पिरामिड बनता है, ऑस्ट्रेलिया है, उसका किस प्रकार का पिरामिड बनेगा, गंठीनुमा और ऊपर से कैसे होगा, सूंडाकार होगा। उसके बाद में देखो 3 नंबर पे कौन सा है, कम होती जनसंख्या का पिरामिड। इसका जो आकार है वो नीचे से कैसा होगा, पतला होगा, यानी इसका जो आकार होगा वो नीचे से तो क्या होगा, पतला होगा। ठीक है ना, नीचे से तो क्या होगा, पतला होगा, मध्य से क्या होगा, मोटा होगा। यहाँ से तो मान लो पतला होता जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या होता जाएगा, वो मोटा होता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा। फिर शीर्ष भाग पर मध्य ढाल वाला होता है। शीर्ष भाग पर क्या होता है, मध्य ढाल वाला होता है, न तो ज्यादा पतला होता है न ज्यादा क्या होता है, मोटा होता है। ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है ना। अब ये किसको दर्शाएगा, ये जन्म दर और मृत्यु दर ऐसे देशों में, जिन देशों का पिरामिड ऐसा बनेगा, जिन देशों का पिरामिड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा जिसका आकार नीचे से तो क्या हो, पतला हो, मध्य से वो क्या हो, मोटा हो, और शीर्ष जो भाग है वो क्या होना चाहिए, मध्य ढाल वाला होना चाहिए। ये कौन से देशों का बनेगा, उन देशों का बनेगा जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, निम्न होती है, उन देशों का ये बनेगा। ठीक है ना। यदि उदाहरण की यदि हम बात करें तो स्वीडन है, इटली है ना, और जापान है। जापान एशिया महाद्वीप का देश है भाई। इटली और स्वीडन कहाँ पड़ते हैं, यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। इन देशों का जो पिरामिड है वो कैसा बनता है, नीचे से पतला होता है, मध्य से मोटा होता है, शीर्ष जो भाग होता है, सिर वाला ऊपर वाला जो भाग होता है वो मध्य ढाल वाला होता है। क्योंकि इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। उसके बाद में देखो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन है, और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या जो संगठन है, निवास के आधार पर यदि हम बात करें, निवास का मतलब होता है रहना, रहने के आधार पर या निवास के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या संरचना को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है ग्रामीण जनसंख्या संगठन और दूसरा है नगरीय जनसंख्या संगठन।
यानी निवास स्थान के आधार पर, रहने के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, ग्रामीण जनसंख्या संगठन और दूसरी है नगरीय जनसंख्या संगठन। अब ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, है ना, वह जनसंख्या जो गांवों में क्या करती है, निवास करती है, जो कहाँ रहती है, गांवों में रहती है, उस जनसंख्या को क्या कहा जाता है, ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। उससे संबंधित जो स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रामीण क्षेत्र बोला जाता है, वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। यानी गांवों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो क्या कहलाती है, ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। उनसे संबंधित जो निवास क्षेत्र होते हैं उन निवास क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। इन क्षेत्रों में मानव की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनका जो विकास है वो कम पाया जाता है, विकास का स्तर निम्न पाया जाता है। गांवों के लोग प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। और प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि, खनन, आखेट, मछली पालन, पशुपालन, खाद्य वस्तुओं को एकत्रित करना, उनका संग्रहण करना आदि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आदि जो कार्य होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं या ग्रामीण जो जनसंख्या है उन लोगों के द्वारा कृषि है, खनन है, आखेट है, मछली पालन है, पशुपालन है आदि वो कार्यों में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। ऐसी जनसंख्या को किसके नाम से पुकारा जाता है, ग्रामीण जनसंख्या संगठन के नाम से पुकारा जाता है। और विश्व की लगभग 70% जनसंख्या गांवों में क्या करती है, निवास करती है। उसके बाद में देखो नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या का मतलब जो नगरों में क्या करते हो, निवास करते हो, कहाँ रहते हो, नगरों में रहते हो, शहरों में रहते हो, उस जनसंख्या को क्या कहा जाता है, नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। और जो निवास क्षेत्र होगा, इनसे संबंधित जो निवास क्षेत्र होगा उसको नगरीय क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। भाई गांव में जो जनसंख्या निवास करती है ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। उनसे संबंधित जो स्थान होता है उसको ग्रामीण क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। नगरों में जो लोग नगरों में रहते हैं या जो जनसंख्या नगरों में निवास करती है वो नगरीय जनसंख्या कहलाती है। और उनसे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र को किसके नाम से पुकारा जाता है, नगरीय क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। ये लोग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ है और पंचम व्यवसाय में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। ये लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्यतः है जो मुख्य व्यवसाय माना जाता है वो किसको माना जाता है, कृषि को माना जाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो मुख्यतः किस पर निर्भर रहते हैं, भूमि के विदोहन पर निर्भर रहते हैं। वो विदोहन का मतलब होता है उपयोग, वो भूमि के उपयोग पर निर्भर रहते हैं। परंतु ये भूमि के उपयोग पर निर्भर नहीं रहते, ये गैर कृषि कार्य करते हैं। कृषि के अलावा जो कार्य आते हैं ये इन लोगों के द्वारा वो क्या किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। जैसे उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, मनोरंजन है, बैंक है ना, संचार के जो साधन हैं आदि से संबंधित कार्य करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं, नगरों में निवास करते हैं। और विश्व की लगभग 30% जनसंख्या नगरों में क्या करती है, निवास करती है। जैसे हम बात करें जैसे एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, बल्कि यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उनकी अधिकांशतः जो जनसंख्या है वो लगभग नगरों में क्या करती है, निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग जो जनसंख्या वो कृषि कार्यों में संलग्न रहती है। अल्प विकसित देश है और वहाँ जनसंख्या ज्यादा जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है, निवास करती है। तो निवास करने के आधार पर
जनसंख्या को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक वो जनसंख्या जो गांवों में निवास करती है और एक वो जनसंख्या जो नगरों में क्या करती है, निवास करती है। देखो, साक्षरता किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का क्या मानी जाती है, सूचक मानी जाती है। ये परिणाम भी है और किसी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास का कारण भी माना जाता है। जहाँ साक्षरता का अनुपात अधिक पाया जाता है वहाँ सामाजिक व्यवस्था और आर्थिकता जनसंख्या के लिए क्या पाई जाती है, अनुकूल पाई जाती है। उन क्षेत्रों में जहाँ साक्षरता का अनुपात अधिक है वहाँ सामाजिक और आर्थिक विकास क्या मिलता है, अधिक मिलता है। और जिन क्षेत्रों में साक्षरता का जो अनुपात है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, वो क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या माने जाते हैं, पिछड़े माने जाते हैं। तो ये जो साक्षरता होती है ये सामाजिक आर्थिक विकास का कारण भी होती है और उसका क्या होती है, परिणाम भी होती है, दोनों होता है। ये जहाँ अनुकूल है, जहाँ शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, शिक्षा का विस्तार हुआ है, वहाँ साक्षरता अनुपात भी अधिक होगा, सामाजिक और आर्थिक विकास भी क्या होगा, अधिक होगा। जैसे हम यूरोप महाद्वीप के देशों की यदि हम बात करें, है ना, तो वहाँ साक्षरता का जो अनुपात है वो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इसलिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उनका जो विकास का स्तर है वो क्या पाया जाता है, ऊंचे पाया जाता है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप है, 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करने वाली एस्किमो जनजाति, बेचुआनालैंड में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति और भारत जैसे देशों में दुर्गम पर्वतीय, पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं, है ना, वहाँ साक्षरता का अनुपात क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो ये जातियाँ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कैसी पाई जाती हैं, विकास की दृष्टि से पिछड़ी हुई पाई जाती हैं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई, साक्षरता किस विकास का सूचक होता है, तो उस प्रश्न का आंसर होगा कि साक्षरता किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का क्या माना जाता है, सूचक माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि रहने का स्तर कैसा है। यदि साक्षरता का अनुपात जिन समाजों में साक्षरता का, शिक्षा का स्तर यदि उच्च पाया जाता है तो उनका रहन सहन भी क्या पाया जाता है, ऊंचे पाया जाता है ना, और उनकी जो आय है वो भी क्या पाई जाती है, ऊंचे पाई जाती है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति का पता चलता है, शिक्षा से संबंधित सुविधाओं के विस्तार का पता चलता है और सरकार की नीतियों का क्या चलता है, पता चलता है। उसके बाद में किस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है, तो इसकी परिभाषा होती है कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग, है ना, साक्षरता दर साक्षरता के उस पक्ष को प्रदर्शित करती है, यानी 7 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग वो क्या कर सकें, पढ़ लिख सकें, क्या कर सकें, पढ़ लिख सकें। और अंकगणितीय जो गणनाएं होती हैं, अंकगणितीय जो गणनाएं होती है उनका परिकलन कर सके। इसका मतलब ये हुआ, अंकगणितीय का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वो व्यक्ति जो जोड़ बाकी गुणा भाग कर सके, हिसाब किताब कर सके, है ना, उस व्यक्ति को क्या माना जाता है, साक्षर माना जाता है। यानी 7 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग, है ना, जो पढ़ लिख सके, पढ़ सके किसी चीज को क्या कर सके, लिख सके, उनमें समझ का विकास हो, उसके साथ साथ वो जोड़ बाकी गुणा भाग कर सके, है ना, अंकगणितीय परिकलन है उसको हल कर सके, है ना, उस व्यक्ति को क्या माना जाता है, साक्षर माना जाता है। ये साक्षरता की परिभाषा है साक्षरता दर की। अब देखो, अनेक जो कारण हैं, अनेक ऐसे कारण जिम्मेदार हैं जो साक्षरता के अनुपात को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। साक्षरता के अनुपात को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें पहला है अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था। उसके बाद में देखो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पहला है अर्थव्यवस्था का प्रकार।
यानी जिन देशों की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, या किस पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है, ठीक है ना। यानी वो देश जहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्यों में और पशुपालन में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, ठीक है। ऐसे देशों में साक्षरता का जो अनुपात है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देके बात करें, जैसे भारत है, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, क्योंकि लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है ना, और उनका जीवन यापन करने का जो साधन होता है, या जो ये लोग जीवन यापन करते हैं वो किससे करते हैं, कृषि से करते हैं। और दूसरा ही देश एशिया महाद्वीप का देश है जापान। यहाँ साक्षरता का अनुपात 7% पाया जाता है, और यहाँ साक्षरता लगभग 74.04% लोग ही क्या है, साक्षर है, और यहाँ साक्षरता कितनी है, 100% है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर नहीं रहते, उनके द्वारा गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। वो लोग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक व्यवसाय से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। इसलिए उनकी प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसलिए वहां पर शैक्षणिक सुविधाओं का जो विस्तार है वो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। यही कारण है कि विश्व में जिन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है वहां साक्षरता का अनुपात कम पाया जाता है, जबकि जो लोग या जिस देश के लोग द्वितीय, तृतीय व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, या उनकी अर्थव्यवस्था इन व्यवसायों पर निर्भर रहती है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम व्यवसायों पर निर्भर रहती है, उन देशों में साक्षरता का अनुपात क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। उदाहरण दे सकते हो कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में साक्षरता का अनुपात कम है, जबकि जापान और यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं वहां पर साक्षरता का अनुपात क्या पाया जाता है, 7% पाया जाता है। उसके बाद में जीवन स्तर की यदि हम बात करें, जिन लोगों का जीवन स्तर उच्च पाया जाता है, अब उच्च जीवन स्तर का मतलब है जिनके पास में मूलभूत सुविधाएं हैं और प्रति व्यक्ति जो आय है वो उनकी अधिक पाई जाती है, उन लोगों का जीवन स्तर क्या पाया जाता है, ऊंचे पाया जाता है। ऐसे समाज में या ऐसे लोगों का साक्षरता का अनुपात क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जबकि निम्न जीवन स्तर वाले जो लोग हैं, जैसे जनजातियां हैं, उनके पास में जीवन यापन करने की क्या नहीं पाए जाते, पर्याप्त साधन नहीं पाए जाते, उनका जीवन स्तर क्या है, निम्न है। वो लोग घूमकर जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं, है ना, और प्रकृति पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों के पास में आय क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, तो उनमें साक्षरता का जो अनुपात है वो हमेशा क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों का जीवन स्तर उच्च पाया जाता है, जिस समाज में लोगों का जीवन स्तर उच्च है वहाँ साक्षरता का अनुपात अधिक पाया जाता है, जबकि जिन समाजों में लोगों का जीवन स्तर क्या पाया जाता है, निम्न पाया जाता है, उन देशों में साक्षरता का जो अनुपात है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है।